हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर से लेके आए हैं बायोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसी का दोस्तों आज सेट 8 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेट 7 तक कंप्लीट कर रखा है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है प्लीज इसके बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो प्लीज इसको नोट करेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर चुना हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग शुरू में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फटाफट आंसर इसका कमेंट करना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडोथेसियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडोथेसियम। तो निम्न में से इंडोथेसियम जो है वो बीजांड का भाग नहीं है, यानी कि पार्ट ऑफ ओव्यूल नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मेंडल। ठीक है, तो आनुवंशिकी का जनक जो है मेंडल को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडल, यानी कि मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, या फिर अरावली पर्वत, या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वेस्टर्न घाट, यानी कि हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इज दोस्तों हो जाएगा वो वेस्टर्न घाट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग फटाफट आंसर को मेरे साथ साथ देते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ेगा, और लास्ट में आप लोग को बताना है कि आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन चाहिए हुआ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ये जो मनुष्य है, यानी कि इनमें से जो मनुष्य है वो किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? शाकाहारी में, मांसाहारी में, फिर सर्वभक्षी में, या फिर उत्पादक में? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सर्वभक्षी में, यानी कि ऑप्शन सी ओमनीवोरस में। क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य जो है वो सर्वभक्षी पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है, चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली, या फिर मिर्मेकोफिली, या फिर आर्निथोफिली, या फिर चिरोप्टेरोफिली? ठीक है, 5 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑर्निथोफिली। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑर्निथोफिली। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है ऑर्निथोफिली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कल के वीडियो में, कि एमआरएनए का निर्माण होता है कहां पर? कोशिका द्रव्य में, या फिर राइबोसोम में, या फिर केंद्रक में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ये जो एमआरएनए है, एक टीआरएनए बताया था, एक एमआरएनए बताया था, दोनों में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? एम मतलब हो गया मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब दूत, यानी कि जो मैसेज को भेजता है। ठीक है, और आरएनए का मतलब आरएनए जो आप समझते हैं। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो केंद्रक में। तो एमआरएनए जो है वो कहां पर इसका निर्माण होता है? केंद्रक में जो है आरएनए का निर्माण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल प्रदूषक का सूचक जीव है, जल प्रदूषक का सूचक जीव है एंट अमीबा, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? ठीक है, बहुत ही बायोलॉजी वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका वो हो जाएगा ई कोलाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी ई कोलाई। तो 7 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जल प्रदूषक का सूचक जीव है वो है ई कोलाई। चलिए देखते हैं, वाटर पोल्यूशन का सूचक जीव ई कोलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है डेसिबल, फैथम, या फिर नैनोमीटर, या फिर हर्ट्ज? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की जो माप इकाई है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डेसिबल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेसिबल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका से, या फिर सहायक कोशिका से, या फिर दोनों से, यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से? तो अंड समुच्चय जो है वो बना होता है किस चीज से? इसका जो राइट आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल उसका हो जाएगा दोस्तों आपका दोनों से, यानी कि अंड कोशिका से भी और सहायक कोशिका से भी। ठीक है, सिनर्जिड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है? इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है? कोडिंग क्रम को, या फिर नॉन कोडिंग क्रम को, या फिर प्रोमोटर जीन को, या फिर हिस्टोन प्रोटीन को? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है नॉन कोडिंग क्रम, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है? नॉन कोडिंग क्रम को, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक वन यानी कि तालाब, एक वन या फिर तालाब पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो पिरामिड रहता है वो कहां? सदैव सीधा रहता है, यानी कि सदैव उल्टा रहता है, या फिर दोनों सीधा या उल्टा रहता है, या फिर स्पिंडल आकार का होता है? तो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में या फिर एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, ठीक है, इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो किस प्रकार होता है दोस्तों? कैसे रहता है? सीधा, उल्टा, या फिर दोनों सीधा उल्टा? ठीक है, 11 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है सदैव सीधा, यानी कि ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? ऑलवेज अपराइट, यानी कि सदैव सीधा। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किसी एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई? इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। तो निम्न में से पेनिसिलिन की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी, डिस्कवर सबसे पहले पेनिसिलिन की हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पेनिसिलिन में जनन होता है, पेनिसिलियम में जनन होता है मुकुलन के द्वारा या फिर खंडन के द्वारा या फिर जेम्यूल्स के द्वारा या फिर कोनिडिया द्वारा। तो 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कोनिडिया द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी। तो पेनिसिलियम में जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? कोनिडिया द्वारा, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मेंडल ने प्रतिपादित किया प्रभाविता, पृथक्करण या फिर अपूर्ण प्रभाविता या फिर क और ख दोनों, यानी कि प्रभाविता और पृथक्करण दोनों। तो मेंडल जो प्रपोज किया था, यानी कि प्रतिपादित किया था, खोज वगैरह सर्च सिद्धांत वगैरह निकाला था, तो एक प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। तो 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है प्रभाविता और पृथक्करण, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि घ में आपका क और ख है, प्रभाविता और पृथक्करण मेंडल ने प्रतिपादित किया था, यानी कि उसको प्रपोज किया था। ठीक है, डोमिनेंस एंड सिग्रेगेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है। अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है। बाह्य संकरण, परीक्षार्थी संकरण, एक संकरण क्रॉस या फिर द्वि संकरण क्रॉस। 15 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा परीक्षार्थी संकरण, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा होता है। यहाँ पर उससे पहले क्या पूछा था? इकोसिस्टम का जो एक पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था आपको दोस्तों वो पूछा था। यहाँ पर मैं एक सेकंड आपको रिवीजन कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। यहाँ पर क्या पूछा था? एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है, तो सदैव रहता है यहाँ पर पूछा था, वो सीधा रहता है, उल्टा रहता है, जब भी आंसर है मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका राइट आंसर बताया कि ऑप्शन ए आपका सदैव सीधा होगा, पारिस्थितिक तंत्र वाला। ठीक है, वहीं पे दोस्तों अभी आपका ये क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो अब आप लोग आंसर देंगे फटाफट, बिल्कुल 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो भी है सदैव सीधा। तो ऊर्जा जो है एनर्जी वो बराबर होता है, चाहे पारिस्थितिक तंत्र आ जाए, इकोसिस्टम आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? सदैव सीधा होता है, यानी कि ऑलवेज अपराइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रविश, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलोस्ट्रस में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। अब ये डैश की जगह क्या होगा? यानी कि कई प्रकार के दर्द निवारक तत्व होते हैं या फिर कई प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जिसको हम एंटीबॉडी बोल सकते हैं, या फिर कई प्रकार के हार्मोन या फिर कई प्रकार के एंजाइम। तो 17 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रतिरक्षी, यानी कि एंटीबॉडी तत्व। तो रविश कोलेस्ट्रोस में कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं एंटीबॉडी समाहित होते हैं जो कि नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, प्रतिरोधी क्षमता। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया क्या होते हैं, एंटीबॉडी आप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है? तीसरे माह में, चौथे माह में, पांचवें माह में, 9वें माह में। द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोटस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ। तो सिंपली आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहली, यानी कि पहली माह में, यानी कि कौन से माह होगा जिसमें पहली गतिशीलता दिखाई देगी प्रेगनेंसी की? तीसरे, चौथे, पांचवें या फिर 9वें? तो 18 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 5वें माह, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान गर्भ की जो पहली गतिशीलता है वो किस माह में दिखाई देती है? 5वें माह में दिखाई देती है, यानी कि 5th मंथ में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा, यानी कि जो शिशु के लिंग का निर्धारण जो है वो किसके द्वारा होता है? यानी कि वो लड़का होगा, लड़की होगा, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? पिता, माता या फिर दोनों? तो दोस्तों 19 का बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिता, यानी कि फादर। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए लड़का में जो है XY होता है, लड़की में सिर्फ XX होता है, तो वो कुछ भी छोड़े वो X ही होगा। ठीक है, और अगर लड़का अगर X छोड़ दे, ये भी X छोड़ दे, तो वो लड़की हो जाएगी। ये अगर Y और इधर अगर X, तो ये क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का जो राइट आंसर है फिलहाल वो आपका हो गया ऑप्शन ए, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 20 हो जाएगा कि 8 से 16 कोरक खंडों, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोस्ट कोरक कहते हैं, या फिर तुतक कोरक कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मारूला। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं कोरकुटी, कोरक फूटी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस, या फिर स्टेम कोशिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 से 16 कोरक खंडों, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को हम लोग क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेटर्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? तो 20 का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा तुतक, यानी कि मारूला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तुतक। ठीक है, मोरूला। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पहले पढ़ेंगे कि शुक्राणु में अग्रपुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमोसोम, क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण जो है वो किससे होता है?
ठीक है। इसका यहाँ पर ऑप्शन है आपका सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी या फिर केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। तो शुक्राणु में अग्रपुंज का जो निर्माण है यानी कि एग्रोमोसोम का जो निर्माण है वो किनके द्वारा होता है? गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, चलिए किससे होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एड्स का पूर्ण रूप है। देखिए कभी भी आपको कोई भी चीज का फुल फॉर्म पूछ दे तो आपको सिंपली इंग्लिश वर्ड में ही देखना है, चाहे हिंदी मीडियम बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, आपको हमेशा क्या देखना है? इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग जो है चेक करना होता है और स्पेलिंग यहाँ पर सही दिया रहता है। ठीक है, 22 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा एक्वायर्ड। एड्स का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? इसको अगर लिखेंगे ए से हो गया आपका एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यून, डी से हो गया डिफिशियंसी और एस से हो गया सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी स्पेलिंग आपको चेक कर लेना है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वृष्ण कोश का कार्य है। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृष्ण कोश का जो कार्य है वो क्या है? वृष्ण के तापमान को शरीर के, कल भी ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया था, ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी करवाया हूं कि वृष्ण के तापमान को शरीर के तापमान से ज्यादा कर रखना या फिर वृष्ण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना या फिर वृष्ण के तापमान को शरीर के तापमान से बराबर रखना। तो सिंपली वृष्ण कोश का जो कार्य है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा वृष्ण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। ठीक है, ये होता है वृष्ण कोश का कार्य। क्या होता है? वृष्ण के तापमान को शरीर का जो तापमान होता है उससे कम रखना, ये होता है उसका काम। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? कोलेरा, कुष्ठ या फिर मलेरिया या फिर फाइलेरिया? विच ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी? 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है फाइलेरिया यानी कि कैंसर। ठीक है, तो इनमें से हम लोग जो है किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को यानी कि फाइलेरिया के अध्ययन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संयोजी उत्तक में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? सार्कोमा, लिम्फोएमा या फिर कार्सिनोमा या फिर ल्यूकेमिया? 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सार्कोमा यानी कि ऑप्शन है। तो संयोजी उत्तक में होने वाला कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है सीरम में, रक्त में, लार में या फिर इनमें से सभी में? तो दोस्तों आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो कहां पर पाया जाता है? तो 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है रक्त में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन भी रक्त में। तो आईजीएम एंटीबॉडी जो पाया जाता है वो ब्लड में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस रोग में कीट, जिसको हम बोलते हैं रोग वाहक होता है, सिंपली निम्नलिखित में से किस रोग में कीट रोग वाहक होता है? मलेरिया, टाइफाइड, अतिसार या फिर कैंसर? तो दोस्तों इसका 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए मलेरिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस रोग में यानी कि मलेरिया रोग में कीट जो कि रोग वाहक होता है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में टोटल 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 28 क्वेश्चन करवाया। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि आप लोग टोटल कितना सही किए। चलिए तो आप लोग फटाफट कमेंट करते हुए चलेंगे कि आप लोगों का टोटल कितना सही हुआ है। अब हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगनेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो भी अच्छे से देखना है और स्क्रीनशॉट लेना है जो भी क्वेश्चन नहीं बने। पहला क्वेश्चन आपका है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है? उसका दोस्तों वहीं पे दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग को लिखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर है कि आगमन तथा बहिर्गमन को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन अगर देखेंगे दोस्तों ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों स्त्री केसर की, ये तो कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है और आप लोग बताएंगे टोटल कि आप लोगों का कितना टोटल ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ये चीज भी आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका क्या महत्व है? क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं। क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तित करता है। क्या हो गया क्रॉसिंग ओवर का मतलब? क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तित करता है। आपको इसका महत्व समझाना है तो महत्व देख लीजिए। आपको 2 ही पॉइंट लिखना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है उसका महत्व। सबसे पहला है कि जीवों की नई जातियों के विकास में क्रॉसिंग ओवर का बहुत महत्व होता है। किसमें? जीवों की नई जातियों के विकास में क्रॉसिंग ओवर का जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है। दूसरा पॉइंट है कि अच्छे गुणों वाले
संतान की उत्पत्ति, क्योंकि इससे माता तथा पिता के लक्षणों का विनिमय होता है। ठीक है। तीसरा आपका कि क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति से क्रोमोसोम का मानचित्र तैयार किया जाता है। तो ये कुछ महत्व है जो कि क्रॉसिंग ओवर का आपको समझ में आ गया। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका क्या महत्व है, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो भी इसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग को लिखे। सिंपली पूछ रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग क्या क्या है उसको लिखें। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, सबसे पहला आपका पैरतित्व परीक्षण। क्या है, पैरतित्व परीक्षण। दूसरा आपका दोस्तों अपराधी की पहचान करने में। तीसरा है मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे को तैयार करने में। तो ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 3। आगमन तथा बहिर्गमन को परिभाषित करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगमन तथा बहिर्गमन को परिभाषित करें। देखिए आगमन अपना मूल आवास छोड़कर जब कोई जीव या समूह किसी नए स्थान पर आकर अपना आवास बना लेता है उसी को बोलते हैं आगमन। सिंपल डेफिनेशन है आगमन और बहिर्गमन का। सबसे पहले है आगमन। आगमन का मतलब हो गया कि कोई भी अपना मूल आवास को छोड़ करके जब कोई दूसरी जगह जाकर के, कोई भी जीव हो, कोई भी समूह हो, किसी नए स्थान पर जाकर के आवास करता है, रहने लगता है, उसे बोलते हैं आगमन। ठीक है। वही जीव अगर अप्रवासी यानी कि इमिग्रेंट कहलाता है। और वो जो जीव होता है यानी कि जो जीव यहाँ पर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आया तो उसको बोले आगमन। ठीक है। और जो वो जीव होता है उसको बोलते हैं अप्रवासी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। वहीं पे दोस्तों अगर देखेंगे तो आगमन से किसी स्थान की आबादी में वृद्धि होती है, जो कि अस्थायी एवं अस्थायी दोनों हो सकती है। तो आगमन से किसी स्थान की आबादी में वृद्धि होती है जो कि अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकती है। समझ में आ गई कि वृद्धि जो होगी वो निश्चित तौर पर होगी, हो सकता है 2 मीटर हो सकता है 50 मीटर हो, तो वो निश्चित और अस्थायी दोनों हो सकती है। अब दूसरा आपका बहिर्गमन। समझिए जब कोई जीव या समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि जब कोई जीव या फिर समूह अपनी जरूरतों की पूरा करने के लिए, उसका जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अपने मूल आवास को छोड़कर नए स्थान में चला जाता है, उसे बोलते हैं बहिर्गमन। चीजें समझ में आ रही है आपको। और इससे जो है आबादी में कमी आती है। ठीक है। तो बहिर्गमन से जो है आबादी में क्या होती है, कमी आती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में आने वाले बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखें। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आपको लिखना है। ठीक है। देखिए चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का जो है निम्नलिखित उपयोग है। क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला है आपका आनुवंशिकी के द्वारा तैयार इंसुलिन। दूसरा दोस्तों आपका इंटरफेरोन। तीसरा है मानव वृद्धि हार्मोन। चौथा आपका टीका या वैक्सीन निर्माण। पांचवा आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। छठा आपका एंटीबायोटिक्स। और सातवां है आपका जीन चिकित्सा। ठीक है। तो चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग को लिखे। तो ये कुछ उपयोग है, मैंने आपको बताया, इसमें से 3-4 आपको लिख देना। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 5। स्त्री केसर की अनप्रस्थ काट, जिसको क्या बोलते हैं, अनप्रस्थ काट, जिसको बोलते हैं लंब काट के द्वारा प्रागकणों के अंकुरन का एक रेखा चित्र बनाइए। सिंपली आपको स्त्री केसर की जो है रेखा चित्र बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है। तो आपको सिंपल इस तरीके से रेखा चित्र बना देना जैसे कि है। ठीक है। गोल मग्गा जैसा आपको ऐसे करके बना देना है। अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा थोड़ा बना देना है और इसका नाम लिख देना। नाम बहुत जरूरी है। ठीक है। पोलन ट्यूब हो गया, ये हो गया एंटीपोडल सेल्स, ये हो गया पोलर न्यूक्लिया, ये है एक सेल, और ये हो गया सिनर्जिड। ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, स्त्री केसर की अनुप्रस्थ काट है ये। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 6। जैव प्रौद्योगिकी के विकास ने आधुनिक युग में क्रांति ला दी, इस कथन पर चर्चा कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास ने आधुनिक युग में क्रांति ला दी, इस कथन का जो है सिंपली आपको रिवोल्यूशन ला दी, तो इस कथन पर जो है आपको चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए जंतुओं और मानव स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग अनेक स्तरों पर हुआ है, जिसमें आनुवंशिक हस्तकौशल द्वारा पौष्टिक आहार का उत्पादन भी शामिल है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अनेक उद्योगों जैसे कि अल्कोहल निर्माण, बेकरी उद्योग, चिकित्सा क्षेत्रों में औषधि का निर्माण, आनुवंशिक परामर्श, पूर्व प्रसरण निदान, यानी कि सिंपली पूछ रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे हो गया, अनेक उद्योग जैसे कि अल्कोहल का उद्योग में, अल्कोहल निर्माण करने में, बेकरी उद्योग में जहाँ पर बिस्किट वगैरह बनाया जाता है, फिर चिकित्सा क्षेत्र में भी जैसे कि औषधि का निर्माण में, आनुवंशिक परामर्श में, पूर्व प्रसव निदान में आदि में, या फिर विधि विज्ञान में जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, या फिर कृषि में जैसे कि अधिक उत्पाद वाले तथा रोग रोधी फसलों के तैयार करने में आदि विभिन्न कार्यों में हो रहा है और भविष्य में इससे और भी संभावनाएं हैं। तो जैव विविधता का जो है सिंपली आपको जैव प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में आधुनिक युग में क्रांति ला दी, इस कथन पर इस तरीके से आपको चर्चा करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नलिका उच्छेदन क्या है? नलिका उच्छेदन, व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? क्या है ट्यूबेक्टोमी? तो नलिका उच्छेदन क्या है? देखिए महिलाओं में डिंबवाहिनी के बंधीयकरण की प्रक्रिया को नलिका उच्छेदन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कहते हैं लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नलिका उच्छेदन क्या है। तो समझिए कि महिलाओं में डिंबवाहिनी के बांधीकरण की जो प्रक्रिया है, डिंबवाहिनी के बांधीकरण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं नलिका उच्छेदन। इसके तहत शाल क्रिया द्वारा महिला के उदर में छोटा सा चीरा लगाकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाहिनी नलिका
छोटा सा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए कि यौन संक्रमित रोग किसे कहते हैं, दो उदाहरण के साथ बताइए। यौन संक्रमित रोग किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण ये भी बताने के लिए कह रहा, तो समझिए कोई भी रोग या संक्रमण जो कि मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें बोलते हैं सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग, जिसको बोलते हैं एसटीडी। क्या बोलते हैं, एसटीडी। ठीक है, या फिर बोलते हैं रति रोग जिसको बोलते हैं वीडी, अथवा जनन मार्ग संक्रमण आईटीआई कहा जाता है, जैसे कि सुजाक हो गया, आपका एचआईवी एड्स रोग हो गया, सिफिलिस, जर्निक प्रीमर्स हो गया। तो सिंपली क्या पूछ रहा था कि यौन संक्रमित रोग किसे कहते हैं, उसका तो उदाहरण दे दिए, तो उदाहरण यहाँ पर समझ लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सूचाक हो गया, एचआईवी या फिर एड्स रोग हो गया, एक हो गया सिफिलिस, एक हो गया जर्निक। तो दो पूछ रहा था, यहाँ पर 3-4 दिया हुआ है। और कोई भी रोग या संक्रमण जो कि मैथुन के द्वारा संचारित होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सामूहिक तौर पर या फिर यौन संचारित रोग या फिर रति रोग या फिर जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 9, स्वतः जनन जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत क्या है। स्वतः जनन यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नामक सिद्धांत जो है वो क्या है, तो समझिए स्वतः जनन नामक सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से हुई है। ठीक है, काफी समय तक यह मान्यता था, परंतु अब इसकी मान्यता नहीं है। तो स्वतः जनन सिंपली आपको समझ में आ गया, सिद्धांत यानी कि स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि स्वतः जनन नामक सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे हो गया, कीचड़ आदि से हुई है। काफी समय तक यह मान्यता था, परंतु अब इसकी मान्यता नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मात्स्यिकी क्या है, नील क्रांति से आप क्या समझते हैं। एक मात्स्यिकी क्या है, एक नील क्रांति, इन दोनों से क्या समझते हैं, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मात्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय को पकड़ना, उसका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचकर धन प्राप्त करना होता है। मछली उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में क्रांति को नील क्रांति कहा जाता है। ठीक है, मछली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो क्रांति होती है उसी को नील क्रांति बोला जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपका 11, एंटीजन एवं एंटीबॉडी में अंतर स्पष्ट करें। एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी। तो समझिए जब कोई बाहरी जीन किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। शरीर में प्रवेशित इन प्रोटीनों को एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, जब कोई बाहरी जीन किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर एंट्री करता है और वह कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है तो शरीर में प्रवेशित इन प्रोटीनों को बोला जाता है एंटीजेंस। और शरीर में इन एंटीजेंस के प्रकटन के प्रतिक्रिया स्वरूप एक दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है, उसी चीज को बोला जाता है जो कि एंटीजेंस अभिक्रिया करता है, उसी को बोला जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी और एंटीजन आपको चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने टोटल जो है आपका 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया और 11 शॉर्ट क्वेश्चन किया। आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका बचा हुआ, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग किसी वीडियो में सभी लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर पहली बार आए इस वीडियो में प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको इसी तरीके से तैयारी कराई जाती है।